हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें पिछले 10 वर्षों के आधुनिक भारत से जितने भी प्रश्न आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बने हैं, हम उनको आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए, यूपीएससी का पीवाईक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 साल का पिछले 10 साल का अगर पेपर देखेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखिए, सेम प्रश्न तो हूबहू रिपीट नहीं होता है, लेकिन जो थीम होता है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए कभी पूछ लिया गया 1857 की क्रांति से, तो बाद में उसी से घुमा फिरा कर और प्रश्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार से थीम रिपीट होते हैं, ना कि प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा मैंने आप सभी के लिए बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को ज़रूर देखिए। देखिए, इसमें केवल व केवल हिस्ट्री के पिछले 10 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों की संख्या है। देखिए, ये मैंने क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि इतिहास विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर 2014 में देख सकते हैं कि 20 प्रश्न आपके इतिहास से बने हैं। देखिए, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों मिलाकर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में 20 प्रश्न आपके इतिहास से बने थे प्रीलिम्स के अंदर। 2015 में 14 प्रश्न, 2016 में 17 प्रश्न, 2017 में 14, 2018 में 21, इसी के साथ 2019 में 15, 2020 में 20, 2021 में 21, 2022 में 16 और 2023 में 13 प्रश्न इतिहास से आपके प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिले थे। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो आप हमारे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे विषयों का बताया है कि किस विषय से किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने कम से कम 10 वर्षों का बताया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यूपीएससी का पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में। तो आप लोग ज़रूर देखिए, यूपीएससी का कम से कम 10 सालों का पेपर ज़रूर देख कर जाइए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप एग्ज़ाम के अंदर कंफर्टेबल फील करेंगे। तो देखिए, ये 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा। तो आज हम पार्ट 1 को देखेंगे। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। आपने रेडक्लिफ लाइन का नाम जरूर ही सुना होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है, ठीक है, सीमा लाइन है, आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का परिसीमन करने के लिए रेडक्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट सी होगा। तो इस प्रकार से ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए, इस सीमा का जो निर्धारण है वो बंटवारे के समय हुआ था और सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही रेडक्लिफ समिति, जो रेडक्लिफ लाइन है वो पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे, जिससे कि अगर बाद में फिर इससे प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यूपीएससी का पीवाईक्यूज़ देखने का एक और फ़ायदा होता है, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या अन्य कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों से जो प्रश्न है वो बनाए जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि और कहाँ से प्रश्न आएगा, इधर ही उधर से उठा के इधर उधर से प्रश्न को जो है वो सेट किया जाता है। तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला। देखिए, बंगाल का जो विभाजन है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ वो कब तक चला। पहला ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध में, जब तक भारतीय सैनिकों की ब्रिटिशियों द्वारा आवश्यकता थी तथा विभाजन की समाप्ति तक। ऑप्शन बी है, सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया था। देखिए, जब कर्जन एक्ट को रद्द किया गया था तभी तक बंगाल का विभाजन चला। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है।
सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया। तब तक बंगाल का विभाजन जो है चला था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। इसमें देखिए ये पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया का जो 1858 का उद्घोषणा था उसका उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना। ऑप्शन 2 है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ऑप्शन 3 है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुड का प्रयोग करके आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन ए है 1 और 2, यानी 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है 1 या और 3 सही है। ऑप्शन डी है कि सारे सही है। तो इसमें देखिए केवल और केवल आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी 1 और 2। देखिए जो 1858 का उद्घोषणा था उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सही है। और दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो इस प्रकार से केवल और केवल ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मंगानियार। ठीक है, मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए बताना है मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय था जो किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है पूर्वोत्तर भारत में मार्शल आर्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए। ऑप्शन सी है दक्षिण भारत में शास्त्रीय गायन संगीत के लिए। ऑप्शन डी है मध्य भारत में पियटा ट्यूरा परंपरा के लिए। तो देखिए इसका ऑप्शन केवल व केवल बी सही है, यानी उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए जो है उमंग मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय था जो इनके लिए ही प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसी के साथ आप याद रखेंगे ये परंपरा उत्तर पश्चिम यानी ये जो परंपरा है वो राजस्थान में देखने को मिलता है और वहाँ की संगीत परंपरा के लिए ये मंगानियार नामक लोगों का समुदाय जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका केवल बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, गदर था। इसमें आपको बताना है कि गदर था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन बी है सिंगापुर से संचालित राष्ट्रवादी संगठन। ऑप्शन सी है आतंकवादी संगठन जिसका मुख्यालय बर्लिन में था। ऑप्शन डी है भारत की आज़ादी के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। तो देखिए ये आप सभी को लगभग पता ही होगा कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, तो गदर जो था वो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो ऑप्शन केवल ए सही है। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित सामंती प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, और ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन पहला देख लेते हैं, यह बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकार और बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकार। ठीक है, ऑप्शन 2 है जमीन के अंदर और अधिकार पर आधारित एक प्रशासनिक संरचना का उद्भव। ठीक है, ऑप्शन तीसरा है जागीरदार सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। ठीक है, तो इसका देखिए केवल व केवल 2 और 3 सही है, यानी जमीन के नियंत्रण और अधिकार पर आधारित एक प्रशासनिक संरचना का उद्भव। ऑप्शन 3 सही है जागीरदार सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। देखिए ये जब हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपके प्रश्नों को बता रहे थे उसमें ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी का देखिए पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 मई से होकर 26 मई को पहले निर्धारित था, लेकिन जनरल इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अब 16 जून को हो गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे।
इसमें देखिए 3 नाम दिया गया है, इसमें आपको बताना है कोड का प्रयोग करके कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, दूसरा जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा आरसी दत्त। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला है केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 2 और 3। तो देखिए भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आरसी दत्त। यानी आपका जो सही ऑप्शन है वो डी सही है। सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताना है कि जो 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम था उसमें किस चीज़ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का अलगाव। ठीक है, ऑप्शन बी है केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी है भारतीय राज्य सचिव और वायसराय की शक्तियाँ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम में जो है केंद्र और प्रांतीय सरकार के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। तो ये जो प्रश्न है 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संगठित किया। ठीक है, सत्यशोधक समाज में संगठित किया। पहला ऑप्शन है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, या महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक विकास आंदोलन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से बताना है कि सत्यशोधक समाज में संगठित किया था। तो देखिए आपने सुना होगा सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिराव फूले थे, जिन्होंने इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में किया था। और ये एक ऐसा समुदाय था जिसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों के शोषण जो हो रहे थे उसे रोकना था। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है, आप याद रखेंगे कि इसकी जो स्थापना है सत्यशोधक के ज्योतिराव फूले ने 1873 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। इसमें बताना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सामाजिक सुधार था, ऑप्शन बी है शैक्षिक सुधार था, ऑप्शन सी है पुलिस प्रशासन में सुधार था, या ऑप्शन डी सही है संवैधानिक सुधार था। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो संवैधानिक सुधार था। ऑप्शन डी सही है। ये 2016 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ऑप्शन बी है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ऑप्शन 3 है इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है। तो इसमें आपको ये बताना है कि केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी। तो देखिए इसमें पहला आप दूसरा देख सकते हैं, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी भी सही हो गया। ऑप्शन तीसरा इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन ने किया था। तो 2 और 3 देखिए बी ऑप्शन सही है। और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने किया था, न कि केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। वर्ष 2007 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, ऑप्शन बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। देखिए 1907 में जब सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस समय अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का जो विश्वास था उसका अभाव था। तो केवल व केवल ऑप्शन बी सही है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, या स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। ऑप्शन डी है भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो देखिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में ये परिकल्पना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो केवल व केवल ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि केवल व केवल ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कल्चर से पूछा गया प्रश्न है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। ऑप्शन बी है त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया है। ऑप्शन तीसरा है अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है। ऑप्शन चौथा है अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। तो देखिए इसमें से आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका प्रयोग कर कर आपको बताना है कि कौन सा सही है। एक पहला ऑप्शन है 1, 3, दूसरा ऑप्शन है 2, 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, या डी ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो देखिए त्यागराज की जो अधिकांश कृतियां हैं भगवान कृष्ण की नहीं है, भगवान श्री राम की स्तुति के भक्ति गीत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखिए पहला नहीं होगा, क्योंकि त्यागराज की अधिकांश कृतियां जो है वो भगवान श्री राम को समर्पित है, न कि कृष्ण जी की। तो तीसरा नहीं होगा, तो आप कट कर सकते हैं। ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तीसरा नहीं है। अब बात है बी और डी की। देखिए त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया है, बिल्कुल सही है। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन नहीं है, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 और 4 बच जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो त्यागराज थे वो कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे। और इसी के साथ साथ इनका जो एक सर्वश्रेष्ठ गीत है पंचकृति, जो अक्सर जब कुछ धार्मिक चीज़ आयोजित होता है तो उसमें ये गाया जाता है, पंचरत्न कृति। तो आप इसको याद रख सकते हैं। और त्यागराज जो थे वो भगवान श्री राम को, जितने भी रागों का उन्हें सृजन किया है उनको समर्पित है भगवान श्री राम को। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ क्या थे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ था। तो देखिए पहला ऑप्शन है अपरिकृष्ट कपास, तिलहन और अफीम। ऑप्शन बी है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। ऑप्शन सी है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। ऑप्शन डी है कपास, रेशम, सोडा और अफीम। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए ये एनसीईआरटी हिस्ट्री में है, दिया गया है साफ तौर पर। तो अगर आप क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए कपास, रेशम, सोडा और अफीम, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ये 1 लाइनर के टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। देखिए इसमें दिया गया है कौन सा कथन लागू नहीं होता है, यानी कौन सा कथन नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी कभी हम यही चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और गलतियाँ कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ऑप्शन बी है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी है
ठीक है। ऑप्शन सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ऑप्शन डी है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये आपका नहीं होगा, बाकी सारे हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। इसमें बताना है कि आर्थिक तौर पे आपसे पूछा है कि 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था। तो देखिए आर्थिक तौर पर पूछा है तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि आर्थिक तौर पर पूछा है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। देखिए इसमें ये आपको अगर डेटिंग पता है, डेट आपको पता है किस समय में कौन सी घटना हुई थी, तो बहुत इजीली आप इसे कर जाएंगे। तो देखिए पहला देख लेते हैं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इसमें देखिए ये आपको तो बिल्कुल पता होगा, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में किया था। ठीक है, इसी के साथ नीलबंधु मित्र ने नील दर्पण का जो लेखन है वो 1860 में किया था। ठीक है, 1860 में किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का जो लेख है वो 1882 में किया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस में पहली बार सफलता पाने वाले व्यक्ति कब बने, तो 1863 में बने। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले कौन सी घटना घट रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की जो लेखन है वो 1860 में किया था। तो सबसे पहले इनमें यही हो रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए ये संस्थान दिया है और ये संस्थापक दिया है। ठीक है, पहला दिया है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स। ऑप्शन बी है कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना नहीं की थी, जोनाथन डंकन के द्वारा जो है वो बनारस का संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, तो जो पहला है आप उसे कट कर सकते हैं, बचा बी और डी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो आर्थर वेलेजली ने नहीं किया था, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। तो इस प्रकार से केवल ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो केवल बी सही है, यानी कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो इस प्रकार से देखिए ये आधुनिक भारत का पार्ट 1 है और जल्द ही आपको पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को आप रिवीजन करते रहिए, जिससे कि निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।